हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत जो सर हैं उनकी 7th और लेटेस्ट एडिशंस देखने को मिलती है, उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर इन डेप्थ डिटेल डिस्कशंस के साथ अपडेटेड वर्जन में। ठीक है, ऑलरेडी हम 1 से लेके 13 चैप्टर देख चुके हैं। प्रेजेंटली हमारा जो चैप्टर्स है, और इसके लिए हमने अराउंड 45 टू 46 लेक्चर्स के अंदर हमने कवर किए ये 1 to 13 चैप्टर ग्रेटर डिटेल में, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। आप पूरे लेक्चर जो हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। प्रेजेंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है वो चैप्टर 14 है, जिसका टाइटल है सेंटर एंड द स्टेट रिलेशंस। इसके अंदर भी ऑलरेडी 4 to 5 लेक्चर हम देख चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। डन है। क्या क्या चीज़ें देखी हमने, एक बार रिकेप करें, स्मॉल रिकेप। तो हमने बात की सबसे पहले सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के अंदर 3 डोमेन के अंदर इसको डिवाइड करके हमने पढ़ा। फर्स्टली बात की थी हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस, देन हमने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या फिर एग्जीक्यूटिव रिलेशन, और प्रेजेंटली हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम वो था फाइनेंशियल रिलेशन। ये 3 डोमेन के अंदर हमने बात की। उसके बाद जो हमारा चैप्टर्स था, हमारा टॉपिक था, वो हमारा टॉपिक्स था ट्रेंड्स इन द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशन। भाई सेंटर और स्टेट रिलेशंस की बात कर ली हमने। लेजिस्लेटिव डोमेन यानी कि लॉ बनाने के डोमेन में, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन यानी कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के डोमेन में, फाइनेंशियल डोमेन यानी कि फंड शेयरिंग के डोमेन में, रेवेन्यू शेयरिंग के डोमेन में। बट इन सब चीज़ों के होते हुए भी, बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशंस में दी जाने के बावजूद भी, प्रोविजंस मेंशन के बावजूद भी, सेंटर स्टेट के बारे में करंटली क्या क्या ट्रेंड्स है वो हम देख रहे थे। इन ट्रेंड्स के अंदर हमने बात की थी क्या क्या टेंशन देखने को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अलग अलग कमिटीज़ इन द कमीशन बनाए गए, जिन्होंने अलग अलग टाइम पे ये स्टेबलाइज़ किए गए, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, कुछ रिकमेंडेशंस थी जो हमने बात की थी। फर्स्टली बात की थी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, मोरारजी देसाई के अंडर, इनकी कमीशंस की रिकमेंडेशन इतनी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। देन राजमन्नार कमेटी हमने तमिलनाडु की देखी थी। फिर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन हमने पंजाब का देखा था लास्ट टाइम। देन हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर लास्ट टॉपिक देखा था वो था वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, जिसको भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं क्या किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। अब 2 कमिटीज़ हैं और 2 कमीशन हैं जिसकी रिकमेंडेशंस हमें देखनी है डिटेल में, और ये दोनों जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ बी फोकस। फर्स्टली हम बात करते हैं सरकारिया कमीशन की। तो देखिए सरकारिया कमीशन जो है वो एस्टेब्लाइज किया गया था 1983 में। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ये कमीशंस को। इसके 3 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और जो चेयरमैन होते हैं इसके वो होते हैं RS सरकारिया। और ये RS सरकारिया क्या होते हैं, ये होते हैं फॉर्मर यानी कि रिटायर्ड जज होते हैं। किसके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज होते हैं। उनकी अध्यक्षता में क्या है, ये सरकारिया कमीशन बनाया जाता है। अगेन इसको टास्क यही दिया जाता है कि आप एग्ज़ामिन करो, रिव्यू करो किस तरह से सेंटर स्टेट बीच का जो रिलेशंस है, अरेंजमेंट है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। तो अगेन ये क्या करता है, 5 साल बाद यानी कि 1988 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाती है सरकारिया कमीशंस के द्वारा। अब ये कमीशन जो है ना, याद रखना, डिड नॉट फेवर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द रिगार्डेड इन द एग्जिस्टेंट नीडेड चेंजेस इन द फंक्शनल एंड द ऑपरेशंस। मतलब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात नहीं करता है, ये इस तरीके से कोई बात नहीं करता है भाई सेंटर की सारी पावर उठा के किसको दे दो, स्टेट्स को दे दो। सेंटर के पास पावर नहीं होनी चाहिए, रेजिड्यू पावर भी किसको दे दो, स्टेट को दे दो। ये ऊपर के कमीशन से ही बात कर रहे थे, कमीशंस कमेटी रिजोल्यूशन। बट ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात नहीं करता, ये बात करता है फंक्शनल चेंजेस की। स्ट्रक्चर तो ठीक है, पर ये स्ट्रक्चर जो है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लॉज हमारे बहुत हैं, पर ये लॉ का इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो इसने क्या बात की, इस कमीशन ने लगभग किस चीज़ पे फोकस किया था, तो ये फंक्शनल चेंजेस के, फंक्शनल एस्पेक्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं क्या किया था, फोकस किया था, जो कहीं ना कहीं कोऑपरेशंस की बात करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इस कमीशन ने लगभग 247 रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से कुछ रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट की गई, जैसे कि अराउंड 180 रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी कर ली गई थी और रिमेनिंग नहीं एक्सेप्ट की थी। 247 में से 180 रिकमेंडेशन जो थी वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट की गई, एक्सेप्ट की गई, और रिमेनिंग नहीं की गई थी। क्या क्या रिकमेंडेशन थी ब्रीफ में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिकमेंडेशंस की बात करें तो पहली चीज़ वही थी कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ आप अंडर आर्टिकल 263। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल, जो क्या करेगी, स्टेट्स के बीच में और बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशंस का काम करेगी। इसके अलावा आर्टिकल 356 जो हमको देखने को मिलता है प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी की जो बात करता है, उसको क्या करना है, तो शुड बी यूज्ड वेरी स्पेंगली
इन एक्सट्रीम केसेस होगी, बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट के फॉर्म में ही इसका यूज़ करना है, फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन एंड द मोर ऑफ सच सर्विसेज शुड बी क्रिएटेड। ये चीज़ें बात की थी भाई, ऑल इंडियन सर्विसेज जिसके लिए आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं उन चीज़ों को और स्ट्रेंथन करना, और भी ऑल इंडियन सर्विसेज क्रिएट करना, जैसे कि अभी 3 IAS IPS एंड द IFOS यानी कि फॉरेस्ट सर्विस। तो इसके अलावा जुडिशियल, इंडियन जुडिशियल सर्विस, मेडिकल सर्विस, टीचर सर्विस, इन सब की भी कुछ ना कुछ बात की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बात की थी कि द रेजिड्यू पावर ऑफ द टैक्सेशन शुड बी कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट वाइल द अदर रेजिड्यू पावर हो गया शुड बी प्लेस इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि रेजिड्यू पावर है रिगार्डिंग द टैक्सेशंस, वो तो भाई पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए, और अदर पावर जो है उसको क्या करो, कॉन्करेंट लिस्ट में डालो, जिससे सेंटर एंड द स्टेट दोनों मिला के उस पर रूल बना सके, लॉज बना सके। इसके अलावा व्हेन द प्रेसिडेंट हो गया विथ होल्ड हीज एसेंट हो गया टू द स्टेट बिल, द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। जनरली क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्होंने कोई बिल पास किया, गवर्नर के पास गया एसेंट के लिए, इन्होंने ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख लिया। प्रेसिडेंट अगर इस पर साइन नहीं कर रहे हैं यानी कि इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को बतानी होगी रीज़न के साथ। तो ये चीज़ें भी रिकमेंड की गई थी। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की गई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की गई थी कि शुड बी रिमेन एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एज द नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल। बोलो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो थी, इसको वापस से रीनेम करो, रिस्ट्रक्चर करो, इसको नाम दो नेशनल इकोनॉमिक एंड द डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा जोनल काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अफ्रेश एंड द रीएक्टिवेटेड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। जोनल काउंसिल तो थी, इसको वापस से रीस्ट्रक्चर करके प्रॉपरली फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा द सेंटर शुड हैव द पावर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेज इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, हाउएवर इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द स्टेट शुड बी कंसल्टेड। मतलब सेंटर जो है वो क्या करेगा, अपनी CAPF है या फिर अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको क्या करेगा, स्टेट में डिप्लॉय कर सकता है इवन विदाउट द कंसेंट, बट कंसेंट लेना एडवाइजेबल है, लेना चाहिए, क्योंकि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भाई स्टेट जो है ना वो सोवरन है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। इसीलिए क्या है, कहीं ना कहीं स्टेट की कंसिडरेशन लेना चाहिए, बट विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द स्टेट द सेंटर, इवन दो सेंटर कैन डिप्लॉय द आर्म फोर्सेस एज वेल एज द पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाने जा रही है तो एक बार क्या करे, स्टेट से कंसल्ट करे। ये प्रोविजंस, ये रिकमेंडेशंस भी दी गई सरकार या कमीशंस के थ्रू। इसके अलावा द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कि भाई अगर गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है, कौन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं, सो इनडायरेक्टली, बाकी डायरेक्टली तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो इसको अपॉइंटमेंट किया जाए ना तो CM से पूछा जाए, गवर्नमेंट से पूछा जाए, कंसल्ट की जाए, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर रख दो, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के अंदर डाल दो ये चीज़ें, ताकि क्या फिक्स हो जाए चीज़ें। ये भी रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा हम बात करें और क्या क्या रिकमेंडेशंस की बात करते हैं कि द नेट प्रोसीड्स ऑफ द कॉरपोरेशन टैक्स में बी मेड परमिसिबली शेयरेबल विद द स्टेट। नेट प्रोसीडिंग जो है वो शेयर होनी चाहिए। इसके अलावा द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो लॉन्ग एज इट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द असेंबली। जब तक मेजोरिटी रहती है असेंबली में, सिंपल मेजोरिटी, तब तक क्या है, गवर्नर उसको डिसमिस नहीं कर सकता। इसके अलावा द गवर्नर्स टर्म्स ऑफ द 5 years इन द स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर द सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीज़न। 5 साल का टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए, और ये चीज़ें आर्बिट्रेली जब प्रेसिडेंट का मन हुआ, विम्स फैंसीज विल हुई, तब हटा दिया गवर्नर को स्टेट में से। ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 साल का टर्म जो है ना वो फिक्स होना चाहिए। हाँ, कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस आ गए तब हटा दिया, तो दैट इज़ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट इन जनरल सर्कमस्टांसेस, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, द गवर्नर शुड नॉट बी become the victims of the president's wills and fancies। इसके अलावा
नो कमीशन ऑफ द इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट द स्टेट मिनिस्टर्स अनलेस अ डिमांड इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जब तक अप्रूव नहीं करती तब तक क्या है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट तुम कमीशन जो है वो सेटअप नहीं कर सकते, इंक्वायरी कमीशंस। ये भी एक रिकमेंडेशंस थी सरकार या कमीशंस की। इसके अलावा द सरचार्जेज ऑन द इनकम टैक्स हो गया शुड नॉट बी लेवी बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज एंड द स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड। सरचार्जेस जो लगाए जाते हैं इनकम टैक्सेस के ऊपर, वो चीज़ें क्या हैं, नहीं होनी चाहिए। होनी भी चाहिए तो बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए। ये भी एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा द प्रेजेंट डिवीजन ऑफ द फंक्शंस बिटवीन द फाइनेंस कमीशंस एंड द प्लानिंग कमीशंस रीजनेबल एंड शुड बी कंटिन्यू। डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन। अभी तो ये प्लानिंग कमीशन नहीं है, पर ये रिकमेंडेशंस कब दी गई थी? रिकमेंडेशन तो ओल्ड है, तो इसीलिए उस समय क्या है, चीज़ें बात की गई थी कि भाई कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन दोनों के फंक्शन जो है ना उनको कंटिन्यू करने देना चाहिए। और स्टेप शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन द ट्रू स्पिरिट। हो गया 3 लैंग्वेजेस फार्मूला का यूज़ करना है। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? देखिए, साउथ के अंदर 3 लैंग्वेज होगी, नॉर्थ के अंदर भी 3 लैंग्वेज होगी। नॉर्थ के अंदर कौन कौन सी 3 लैंग्वेज होगी? तो भाई हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और कोई एक साउथ की लैंग्वेज होगी। साउथ में कौन कौन सी लैंग्वेज होगी? तो भाई साउथ की अपनी लैंग्वेज होगी, हिंदी हो, इंग्लिश होगी और कोई ना कोई एक इंडियन यानी कि नॉर्थ की लैंग्वेज होगी। यानी कि नॉर्थ की एक लैंग्वेज साउथ में होगी, साउथ की एक लैंग्वेज नॉर्थ में होगी, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन होगी। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रमोट करना, ये भी कहीं ना कहीं एक रिकमेंडेशंस दी गई थी सरकार या कमीशंस के थ्रू। इसके अलावा नो ऑटोनॉमी फॉर द रेडियो एंड द टेलीविज़न बट द डिसेंट्रलाइजेशन इन देयर ऑपरेशंस। रेडियो, टेलीविज़न, इन सब का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ये भी एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा नो चेंज हो गया इन द रोल ऑफ अ राज्यसभा इन द सेंटर्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। कर सकता है कभी भी सेंटर की इच्छा हो वैसे। कमीशन हो गया फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो गया शुड बी एक्टिवेटेड। हो गया, एक्टिव करना है, कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए कमीशन एक्टिवेट करना है। तो ये सारी कुछ रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलती है सरकार या कमीशन की। ओवरऑल मिला के 247 रिकमेंडेशंस थी, जिसमें से अराउंड 180 रिकमेंडेशन जो है कहीं ना कहीं क्या की गई, इम्प्लीमेंट की गई थी। और इन सब में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 180 में थी, ये थी इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि 1990 के अंदर लगभग क्या है, एस्टेब्लाइज की गई थी। ऑलराइट, तो ये कुछ रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलती है सरकार या कमीशन की। क्लियर है? इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमीशन आता है वो है पुंची कमीशन, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए सेटअप किया गया था इंडिया में 2007 के अंदर। और चेयरमैनशिप किसकी थी? MM पुंची की थी। MM पुंची यानी कि मदन मोहन पुंची। ये कौन थे? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये। अभी कौन है चीफ जस्टिस? DY चंद्रचूड़ है, 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनकी अध्यक्षता में ये पुंची कमीशन एस्टेब्लाइज किया गया था। अगेन इसका काम भी वही था कि जो इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में, उन पे क्या करो, चेंजेस लाओ, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डोमेन में इंडिया में। और सरकार या कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी उनको भी लुक इनटू करो, उनमें भी कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं या नहीं। तो इसने क्या किया, सारी चीज़ों को रीड किया प्रॉपर वे में और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है ये 3 ईयर लेटर यानी कि 2010 के अंदर। और ये रिपोर्ट जो होती है बहुत ही बल्कि रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है, अराउंड 1456 यानी 1456 पेज की ये रिपोर्ट होती है, जिसको 7 वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ये बहुत ही एक्सटेंसिव देखने को मिलती है रिपोर्ट, जो कि सरकार या कमीशन से भी सरकारी या कमीशंस के भी कुछ इसके अंदर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRW के भी कुछ प्रोविजन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस की रिपोर्टें, उनके भी कुछ प्रोविजन देखने को मिलते हैं। हम बोल सकते हैं पूंजी कमीशन ने क्या किया, सरकारी कमीशंस के भी कुछ रिकमेंडेशंस ली, नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की भी कुछ रिकमेंडेशंस ली। कुछ रिकमेंडेशन जो थी वो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है सेटअप किया गया था, उसकी भी कुछ रिकमेंडेशन ली। और सारी चीज़ों को कंबाइन करके पूंजी कमीशन क्या करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करता है। इस तरीके की रिपोर्ट जिसके अंदर रिकमेंडेशंस कुछ ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इस तरीके की रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलती है। कुल मिला के अराउंड 310 जैसी रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलती है, किसकी, पुंची कमीशंस की, जो कि टच करती है अपॉन द सेवरल सिग्निफिकेंट एरिया इन द वर्किंग ऑफ द सेंटर स्टेट
रिलेशंस। अब इनकी रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। 310 के 310 तो हमें डिस्कशन नहीं करनी है, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो हमें बात करनी है इन 310 में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। देखिए सबसे पहले अगर रिकमेंडेशंस की बात करें तो फर्स्ट रिकमेंडेशन बात करती है कि भाई क्या करो, आप कॉन्करेंट लिस्ट को रिव्यू करो। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होना चाहिए लिस्ट 3 का। लिस्ट 3 कौन सी है पता है ना? फर्स्ट लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट। सेकंड लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट। थर्ड कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कहीं ना कहीं ये जो लेजिस्लेचर्स की बात करते हैं उनका क्या करो, थरो रिव्यू होना चाहिए। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो भी लॉज कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं उनका। सेकंड रिकमेंडेशन देखने को मिलती है, द यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली रिस्ट्रेन हो गया इन असर्टिंग द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन द मैटर असाइन टू द स्टेट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट इन द रिलेशन टू द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड द ट्रांसफर आइटम इन द कॉन्करेंट लिस्ट इज़ द की बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इन शॉर्ट ये क्या बोलने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो भी है ना स्टेट को जो भी पावर दी गई है उसके अंदर पार्लियामेंट अननेसेसरी इंटरफेयर ना करे, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए स्टेट्स को, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसको भी थरो रिव्यू करके स्टेट के फेवर में चीज़ें की जाए, इस तरीके से कुछ प्रोविजंस बनाए जाएँ। तो कहीं ना कहीं स्टेट के फेवर में बात की जा रही है। इसके बाद द यूनियन शुड ऑक्यूपाई ओनली दैट मैटर or that many of the subject in the concurrent and the overlapping jurisdictions which are absolutely necessary to achieve the uniformity of the policy और द नेशनल इंटरेस्ट। भाई कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है सेंटर के लिए, इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, सिर्फ वही लिस्ट पे हो सके तो सेंटर लॉ बनाए, बाकी स्टेट को दें। क्योंकि स्टेट जितना ज़्यादा एम्पावर होगा उतना ही हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वो स्ट्रेंथन होगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सेंटर उस पर रूल बनाए, बाकी स्टेट के फेवर में काम करने दें, स्टेट को दें चांसेस ताकि वो चीज़ें कर पाएँ। इसके अलावा देयर शुड बी अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल जो है उनका कंटिन्यूएशन ही होना चाहिए, ये भी एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा द पीरियड ऑफ द 6 मंथ प्रिस्क्राइब इन द आर्टिकल 201 फॉर द स्टेट लेजिस्लेटर टू एक्ट व्हेन द बिल इज़ रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट हो गया, कैन बी मेड एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिडेंट ऑल्सो टू डिसाइड ऑन द असर्टेनिंग विथहोल्ड द एसेंट टू द बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस 6 मंथ का पीरियड, 6 मंथ के अंदर क्या होना है, एक प्रेसिडेंट जो है ना उसके पास जो भी बिल गया स्टेट का, भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने बिल पास करके गवर्नर को दिया, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा, तो प्रेसिडेंट को ये चीज़ें वापस भेजनी है, एसेंट देना है, रिटर्न करना है, सारे कुछ ना कुछ डिसीजन जो लेना है वो विद इन 6 मंथ के ही लेना है। ये भी एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। और ये जो एसेंट वाली चीज़ें ये आर्टिकल 201 में देखने को मिलती है। रिमेंबर, एक 200 आर्टिकल है, आर्टिकल 201, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नर की पावर की बात करते थे। गवर्नर जो है ना वो तो एसेंट दे सकता है, गवर्नर के पास जो 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 200 उसकी बात करता है, आर्टिकल 201 बात करता है कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और यही बिल को विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट को क्या करना है, डिसीजन लेना है। ये एक पूंची कमीशन की रिकमेंडेशंस थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और रिकमेंडेशंस की बात करें तो पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट एंट्री ऑफ 14 इन द लिस्ट 1 सॉरी ट्रीटी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग थोरो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स। यानी कि कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना चाहिए जो फर्स्ट लिस्ट है यानी कि यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर, कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किन किन पे लॉ बनाना अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को प्रॉपर वे में देखना चाहिए, बाइफरकेट करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन हमको पूंजी कमीशन की देखने को मिलती है। इसके अलावा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन द स्टेट फाइनेंस अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रीटी एंड द एग्रीमेंट शुड बी अ परमानेंट टर्म ऑफ अ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन होगा कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो भाई फाइनेंस कमीशन जो टाइम टू टाइम बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 280, हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये इन चीज़ों के इसमें क्या होना चाहिए, जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं स्टेट के फाइनेंस से रिलेटेड, ये चीज़ें कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन में परमानेंटली ऐड ऑन हो जानी चाहिए। क्योंकि फाइनेंस कमीशन जब क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तब उसे क्या करना है, कहीं ना कहीं ये जो स्टेट एक्सचेकर की बात आती है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की बात आती है जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को परमानेंट रखना है कहीं ना कहीं। इसके अलावा वाइल सिलेक्टिंग द गवर्नर, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना
सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स, कि भाई जब भी गवर्नर का सिलेक्शंस होता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, कुछ चीज़ों को कंसिडर करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि प्रेसिडेंट को। पहली चीज़ वो जो है एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए इन द वॉक ऑफ लाइफ, बहुत ही सही आदमी होना चाहिए, एथिकल एंड द मॉरल इंसान होना चाहिए। ही शुड हैव द पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में उसको अपॉइंट किया जा रहा है। ही शुड बी अ डिटेल्ड फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ही शुड बी अ पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन द टू ग्रेट अ पार्ट हो गया इन टू द पॉलिटिक्स जनरली एंड पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास में उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर भी पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए उसका। इस तरीके के पर्सनालिटी को क्या करो, कहीं ना कहीं सिलेक्ट करो, ये रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और हम बात करें तो गवर्नर शुड बी अ गिवन अ फिक्स टेन्योर ऑफ द 5 ईयर, ये भी बात की गई थी। और अगर उनको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पुंची कमीशन की, कि भाई इम्पीचमेंट होना चाहिए गवर्नर का टेन्योर फिक्स होना चाहिए 5 साल के लिए। ये दोनों रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं पुंची कमीशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 163 की बात की गई, डज नॉट गिव द गवर्नर अ जनरल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ his council of ministers. In fact, the area for the exercise of the discretion is limited and even in the limited area. मतलब 163 के अंदर क्या बात की गई, गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर की बात की गई। गवर्नर किन किन मैटर में अपने विल के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। तो वो चीज़ें जो है ना डिस्क्रिशन है, वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है भाई। वो चीज़ें जो है ना वो लिमिटेड एरिया की बात करती है डिस्क्रिशन पावर अंडर आर्टिकल 163। तो लिमिटेड पावर को ही ध्यान में रख के गवर्नर को डिसीजन लेने चाहिए। बाकी मोस्टली डिसीजन जो है वो क्या है, अंडर आर्टिकल 164 हमें देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनकी एड एंड एडवाइस से ही क्या करना है, गवर्नर को एक्ट करना है, अंडर आर्टिकल 164 देखने को मिलता है। तो 163 के अंदर जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो लिमिटेड है, गवर्नर को ये चीज़ें समझनी होगी। ये भी एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है पुंची कमीशंस की। इसके अलावा इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल ऑफ पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, द गवर्नर शुड टेक द डिसीजन विद इन द 6 मंथ के अंदर गवर्नर को डिसीजन लेना है। जो भी पास किया गया बिल है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, 6 मंथ के अंदर डिसीजन लो। उसको क्या करना है, रिकमेंड क्या करना है, उसको एसेंट देना है, विथहोल्ड करना है, एसेंट रिकन्सिडर करना है, प्रेसिडेंट्स के लिए क्या करना है, 6 मंथ के अंदर डिसीजन लो। On the other hand, on the questions of the governor's role in the appointment of the chief minister in the case of any hung assembly, अगर कोई भी हंग असेंबली होती है, हंग असेंबली का मतलब क्या होता है, ऐसी असेंबली जिसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या है, मेजोरिटी सीट नहीं ऑक्यूपाई कर पाई, यानी कि वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती एक पर्टिकुलर पार्टी। तो उस सिनारियो में क्या करना है, गवर्नर को सबसे पहले बहुत कुछ चीज़ों को कंसिडर करना है। ये गाइडलाइन भी कहीं ना कहीं सरकारी पुंची कमीशन ने दी थी। वो चीज़ें वो क्या क्या कंसिडरेशन होगी, सबसे पहले अगर कोई भी पार्टी है वो कोलिशंस की गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो क्या करो, उसको चांस दो, उस कोलिशंस गवर्नमेंट के लीडर को चांस दो, बोले आप आओ और गवर्नमेंट फॉर्म करो। ऐसा नहीं है तो भाई प्री पोल अगर अलायंस हैं, प्री पोल क्या है, यानी कि इलेक्शन नहीं हुए उससे पहले कुछ पार्टियां क्या करती है, आपस में आके अलायंस बना, जैसे कि हमको रिसेंट इलेक्शंस के अंदर देखने को मिला था इंडिया। ये क्या थी, एक अलायंस ही थी, और ये टाइप की क्या थी, प्री पोल अलायंस थी, यानी कि पोल होने से पहले, इलेक्शन होने से पहले ये अलायंस थी। तो इस अलायंस के लीडर्स को कहीं ना कहीं गवर्नर को क्या करना है, बुलाना है कि आप आइए, अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप सरकार फॉर्म करिए। और कोई भी पार्टी अगर कोई भी, तो इन केस ऑफ नो पार्टी और द प्री पोल कोलिशन हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी के पास भी नहीं होती तो गवर्नर शुड सिलेक्ट द चीफ मिनिस्टर इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस इंडिकेटेड हियर। तो फिर गवर्नर को अपने हिसाब से चूज़ करना होगा, पर एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉलो करना होगा। वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा, सबसे पहला द ग्रुप ऑफ द पार्टी हो गया विच हैड प्री पोल अलायंस हो गया कमांडिंग द लार्ज नंबर, उनको बुलाओ। उनमें से नहीं है तो द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाओ, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है ऐसा आपको लगता है उनको बुलाओ। वो भी नहीं है तो पोस्ट इलेक्शन अगर कोलिशन होता है कुछ तो उनको बुलाओ। अगर वो भी नहीं है तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस विद द सम पार्टी ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट हो गया है, रिमेनिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट हो गया, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट हो गया, फॉर्म आउटसाइड, उनको बुलाओ। अगर चारों में से कुछ भी नहीं आता है तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, री इलेक्शंस होंगे। तो ये कुछ ऑर्डर के अंदर ही क्या करना है, गवर्नर को काम करना है। कई बार गवर्नर क्या करता है, सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बुला लेता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, पर ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ें रिकमेंड कौन करते हैं, पुंची कमीशंस करते हैं। इसके अलावा कुछ और रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलता है कि डिसमिसल ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर हो गया शुड इन्वेरिएबली इंसिस्टेंट ऑन द चीफ मिनिस्टर हो गया
प्रूविंग हीज और मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो गया, विच ही शुड बी प्रिस्क्राइब होगा टाइम लिमिट। कोई भी अगर डिसमिस करना है हाउस को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर का, तो क्या करो, एक बार फ्लोर टेस्ट कराओ, उसके बाद ही डिसमिस कर सकते हो। गवर्नर शुड हैव द राइट हो गया द सैंक्शंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द स्टेट मिनिस्टर हो गया अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ। अगर लगता है कोई ऐसा मिनिस्टर्स है जिसके खिलाफ एक ग्रेव मिसकंडक्ट के चार्जेस हैं, तो विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर क्या कर सकता है, ये पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो हैं, खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस के लिए चार्ज फ्रेम कर सकता है। ये भी एक रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलती थी। इसके अलावा द कन्वेंशन ऑफ द गवर्नर एक्टिंग एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी शुड बी ब्रिंग डाउन, मतलब हम जानते हैं गवर्नर क्या होता है, एक्स ऑफिशियो देखने को मिलता है चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है गवर्नर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं से छीन लो, उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नर को क्या कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही प्रोवाइड करो। ये सारी फालतू की चीज़ें जो हैं, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए, यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट होने चाहिए। वाइस चांसलर कैसे एक्सपर्ट होते हैं, वैसे ही चांसलर भी एक्सपर्ट को बनाओ। तो ये रोल कहीं ना कहीं छीन लो गवर्नर से, ये भी पुंची कमीशंस की रिकमेंडेशंस थी। इसके अलावा वैन एन एक्सटर्नल एग्रेशन और द इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया देखने को मिले स्टेट्स के अंदर, तो जो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाना है, उसमें क्या होना चाहिए कि भाई पहली चीज़ आर्बिट्री नहीं लगाना चाहिए। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हुई तो ही लगाना चाहिए, और छोटे पर्टिकुलर एरिया के लिए भी लगाया जा सकता है। परमानेंटली आप डिसेबल कर दो, पूरी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो, सारी पावर आप अपने हाथ में ले लो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखना चाहिए कितना इम्पैक्ट है, कितने कितने एरिया पे लगाया जाता है। प्रपोजन शुड बी कंसीडर, प्रपोजनेटली इम्पैक्ट शुड बी कंसीडर। आर्बिट्री एंटायर स्टेट में लगा के पूरे स्टेट गवर्नमेंट को फेलियर कर दो, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो और सारी पावर अपने हाथ में ले लो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्या हो, स्टेट की पावर की बात ही की जा रही है, स्टेट के इंटरेस्ट की बात की जा रही है। Again, on the question of invoking the Article 356 in case of the failure of the constitutional machinery in the state, suitable amendment are the required to incorporate the guidelines set forth with the landmark judgment हो गया। हमें देखने को मिलता है लैंडमार्क जजमेंट है 1994 का सुप्रीम कोर्ट का। कौन सा केस है, एसआर बोमई केस है। आर्टिकल 350 का क्या कर रहा था, सेंटर जो है वो आर्बिट्री यूज़ कर रहा था, मिसयूज़ कर रहा था, ओवर यूज़ कर रहा था, एंड अब्यूज़ कर रहा था आर्टिकल 356 का। तो ये केस आता है एसआर बोमई के, जिसके अंदर क्या बात की गई भाई 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल आप लगा रहे हो स्टेट में और स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर ले हो, तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, उस चीज़ों को फॉलो करो, उसके बाद ही चीज़ें होंगी। आर्बिट्री नहीं करना है, जिससे क्या होगा, सेंटर स्टेट के बीच में एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको क्या होगी, एक तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 352 और 356 जो है ना वो यूज़ किया जाता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि भाई हम आर्टिकल 352 या आर्टिकल 356 इम्पोज करेंगे, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक क्या करती है, फर्स्ट रिजॉर्ट की तरह इसको यूज़ करती है। भाई थोड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ, सीधा इंपोज करो प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 और स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल लगाना। और याद रखना, प्रेसिडेंट रूल जो लगा रहे हो वो लोकलाइज इमरजेंसी भी हो सकती है। एक पर्टिकुलर एरिया में भी आप लगा सकते हो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फॉलो नहीं हो रही, 2, 5, 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भी लगा सकते हो। जरूर थोड़ी एंटायर स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो ये भी क्या है, रिकमेंडेशन एक देखने को मिलती है हमको पुंची कमीशंस की। इसके अलावा हमको बात की गई है आर्टिकल 263, हम बात कर चुके हैं इसकी। इंटर स्टेट काउंसिल जो है ना उसको क्या करना चाहिए, उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, एक पावरफुल ऑर्गन बनाना चाहिए। इसके अलावा जोनल काउंसिल की हम बात करते हैं। जोनल काउंसिल जो है उसको एटलीस्ट ट्वाइस पर ईयर मिलना ही होगा। ट्वाइस पर ईयर मिलेगी तो क्या होगा, प्रॉपर एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। स्टेट का कंसर्न जो होंगे, स्टेट के कंसर्न होंगे, इश्यूज़ होंगे, वो रेस किए जाएंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा सेंटर के द्वारा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और द सेक्रेटरीट जो होने वाला है इंटर स्टेट काउंसिल का, वो फंक्शन करेगा एज अ सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का जो सेक्रेटरीट होगा वही क्या करेगा, जोनल काउंसिल के सेक्रेटरीट के तरह ही काम करेगा। ये भी एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। सेक्रेटरीट क्या होता है, जहाँ पे सेक्रेटरीज बैठते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, एक्चुअल काम किया जाता है गवर्नमेंट का वहीं पे बैठ के। सारे सेक्रेटरीज होते हैं, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग बैठते हैं वहाँ पे। तो दोनों का सेक्रेटरीट कहीं ना कहीं कॉमन होगा, ये भी एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या बात की जाती है, द एम्पावरमेंट कमेटी ऑफ द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री टू
प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनलाइज सिमिलर मॉडल हो गया, ये भी एक बात की जाती है। इसके अलावा ऑल इंडियन सर्विसेज को और स्ट्रेंथन किया जाए, है ना, ऑल इंडियन सर्विसेज को और स्ट्रेंथन किया जाए, दूसरी सर्विसेज भी ऐड की जाए ऑल इंडियन सर्विसेज के अंदर, जैसे ऑल इंडियन हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, जुडिशियल सर्विस, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ऑल इंडियन सर्विसेज में ऐड की जाए, ये भी बात की जाती है। इसके अलावा रिकमेंडेशन और क्या है, तो फैक्टर इनहिबिटिंग द कंपोजिशंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ द सेकेंड चैम्बर्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव फोरम ऑफ द स्टेट शुड बी गवर्न, मतलब जिस तरीके से राज्यसभा जो है ना उसको प्रॉपर पावर दी गई है, उसी तरीके से क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिबेट डिस्कशन सेकेंड हाउस के अंदर भी होनी चाहिए। और राज्यसभा के अंदर क्या होना चाहिए, एक इक्वालिटी ऑफ द सीट देखने को मिलनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन, जैसे कि यूएस के अंदर देखने को मिलता है। यूएस का जो फर्स्ट हाउस है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, उसके अंदर क्या है, 2 सीटें देखने को मिलती है हर एक स्टेट से, यानी 50 स्टेट है तो ईच 2 स्टेट ईच हाउस से, यानी कि 100 सीटें देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ क्या करो राज्यसभा में भी करो। किस राज्य से कितनी पॉपुलेशन से डिपेंड नहीं करता, सभी के लिए क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ सीट देनी चाहिए, ये भी एक रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा द स्कोप ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द लोकल बॉडीज़ हो गया, शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये प्रोविजन मेंशन करो कि लोकल बॉडी को प्रॉपर पावर देनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में लोकल बॉडी के बारे में बात तो की गई है, बट ये चीज़ें स्पेसिफाई नहीं की गई है कि लोकल बॉडी को कितनी पावर दी जाएगी, कितना टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर दी जाएगी, कितना डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस देखने को मिलेगा। ये चीज़ें सिर्फ टेम्पररी प्रोविज़न है जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसको क्या करो आप प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन करो, जिससे लोकल बॉडी को और स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके अलावा द रॉयल्टी रेट्स ऑन द मेजर मिनरल्स हो गया, शुड बी रिवाइज एटलीस्ट एवरी 3 ईयर्स हो गया। जो मेजर मिनरल जो है उनके ऊपर जितने भी टैक्सेस का सीरीज होता है सेंटर स्टेट के बीच में, उसको हर 3 साल में एटलीस्ट रिवाइज होना चाहिए। प्रोफेशनल टैक्सेस जो हैं उसकी शीलिंग जो है उसको भी कहीं ना कहीं क्या करो, रिवाइज करो। इसके अलावा द स्कोप ऑफ रेजिंग द मोर रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्स मेंशन इन द आर्टिकल 268 शुड बी एग्जामिन फ्रेशली अंडर आर्टिकल 268। जो टैक्स शेयरिंग की बात की जाती है उसको भी प्रॉपर रिवाइज किया जाना चाहिए। इसके बाद अलावा कुछ और भी रिकमेंडेशन देखने को मिलती है, टू ब्रिंग द ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी all the fiscal legislation should be provided for the annual assessment by the independence body and the report of this should be placed before the पार्लियामेंट इन द स्टेट। जैसे करप्शंस को कम करने के लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, ऑडिट मशीनरी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिव्यू ऑल द एग्जिस्टिंग सेस इन द सरचार्जेस विद द व्यू ऑफ ब्रिंगिंग डाउन देयर शेयर इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। सेस और सरचार्जेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, हमने बात की थी सेस और सरचार्ज में क्या फ़र्क है, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ये जो लगाई जाती है इसको प्रॉपरली क्या होगा, रिवाइज़ किया जाना चाहिए, हो सके तो कम किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो सेस और सरचार्ज के थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो क्या होता है, स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है, सेंटर खुद ही रखता है, तो इन चीज़ों को कम से कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द क्लोज लिंक हो गया बिटवीन द प्लान एंड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, प्रॉपर कमेटी बना के दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन है, दोनों के बीच में सिंक्रोनिज्म देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि तब प्लानिंग कमीशन था 2015 तक तो प्लानिंग कमीशन था, इसीलिए बात कर रहे हैं। ये रिकमेंडेशन हमें बात कर रही है पुंची कमीशन की कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन। इसके अलावा स्टेप लेने चाहिए टू सेटिंग अप ऑफ द इंटर स्टेट ट्रेड एंड द कॉमर्स कमिश्नर, इंटर ट्रेड एंड द कॉमर्स कमिश्नर अंडर आर्टिकल 307 एस्टेब्लाइज करना चाहिए। और ये जो होगा क्या होगा, इसकी जो पावर होगी वो एडवाइजरी एंड द एग्जीक्यूटिव रोल दोनों होगा, और इसके जो डिसीजन होंगे कहीं ना कहीं क्या होंगे, फाइनल होंगे और बाइंडिंग होंगे बोथ द सेंटर इन द स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और यहाँ से कोई भी डिस्प्यूट निकल के आता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाएंगे। इस टाइप की एक बॉडी बनाई जाए अंडर आर्टिकल 307, जिसको बोला जाएगा इंटर स्टेट ट्रेड एंड द कॉमर्स कमीशन। क्योंकि सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल बना देने से कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर एक प्रॉपर बॉडी भी होनी चाहिए, कमिश्नर भी होना चाहिए, जिसको अंडर आर्टिकल 307 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रोवाइड करा जाना चाहिए, जिससे इसके पास पावर रहे और ये चीज़ों को रेगुलेट कर सके, और इसके डिसीजन जो है उनको बाइंडिंग भी होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। क्लियर? तो ये कुछ रिकमेंडेशन हमें पुंची कमीशंस की देखने को मिलती है। ये जो पुंची कमीशंस की रिकमेंडेशंस थी वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजी गई थी 2017 के अंदर एंड 18 के अंदर, और ये स्टैंडिंग कमेटी ने कहीं ना कहीं क्या किया है, ये रिकमेंडेशन जो है कमीशंस की अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी हैव बीन सर्कुलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कमेंट। तो अभी ये चीज़ें कितनी क्या इंप्लीमेंट की गई है, इन चीज़ों ये चीज़ें अपडेट नहीं हैं अभी, मतलब इनकी रिकमेंडेशन स्टेट्स के पास भेज दी गई है उनकी कमेंट्स के लिए कि उनका क्या कहना है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ऑलराइट,
तो ये कुछ रिकमेंडेशन देखने को मिलती है हमको पुंची कमीशन के। रिमेंबर ये 2 चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये 3 रिकमेंडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रिमेंबर दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एक बार आप पिछले वापस वीडियो में जाके एक बार वापस से इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। अब देखिए टेबल दिया गया है आपकी बुक के अंदर, जो कि बात करता है किस तरीके से लेजिस्लेटिव रिलेशंस के कौन कौन से आर्टिकल है। आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात की गई है यहाँ पे आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। इसके अलावा बात की गई है आर्टिकल रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिलेशंस, आर्टिकल 268 से लेके ग्रेजुअली आपको लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं टिल आर्टिकल 293। तो ये कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं आपको टेबल और फॉर्म के अंदर, जो कि बात करते हैं अलग अलग प्रोविजंस की बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी है, समझ में आई है और थोड़ा भी कन्फ्यूज़न, तो रिवाइज़ करके एक बार देखिए चैप्टर्स को, आपको ऑलरेडी चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको बता दूं हमारी ये पॉलिटी की पूरी सीरीज़ चल रही है ऑलरेडी, बहुत से वीडियो लेक्चर्स हैं, डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चीज़ें समझ में आती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट यानी कि इसके साथ हमारे करंट अफेयर्स की भी हम हो सके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, वो भी क्लियर कवर कर रहे हैं इसी चैनल पे। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर्स, जो कि आपका होने वाला है इंटर स्टेट रिलेशंस चैप्टर नंबर 16। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।